और भाई क्या हाल है। आज के वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं 28 मई का एनालिसिस सीयूईटी एग्जाम का। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हमारे पास जो स्टार्टिंग में मैं जैसे यूजुअली रोज एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में कुछ बात करता हूं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जिसके बारे में बात करनी रहती है, आज कुछ खास एक्स्ट्रा पॉइंट्स है नहीं। बस ये बताना चाहूंगा आज वीडियो में जो सब्जेक्ट्स कवर होंगे बहुत ही लिमिटेड सब्जेक्ट्स है। अगर आपका इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं है तो आप ये वीडियो को बेझिझक छोड़ के जा सकते हैं। बिल्कुल भी अपना एग्जाम के टाइम में टाइम वेस्ट नहीं करिए। अगर आपके एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं तो भाई बहुत ही बढ़िया, भाई मजे करो और क्या। आज के वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अलग अलग शिफ्ट में जो भी जैसा भी हुआ वो ही 3 ही सब्जेक्ट के रिव्यूज मुझे मिल पाए हैं। मैंने कम से कम 20 से भी ज्यादा बच्चों से बात करी, लेकिन इन्हीं 3 सब्जेक्ट के अंदर ही मुझे बच्चे मिले। इसके अलावा ना तो मैथमेटिक्स से कोई मिला, ना अकाउंटेंसी से, ना बिजनेस स्टडीज से। इन सारे से कोई भी मेरे को स्टूडेंट नहीं देखने को मिला। आज इकोनॉमिक्स फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के अंदर हुआ था, इंग्लिश सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सिर्फ सेकंड शिफ्ट के अंदर। यही बच्चे मुझे मिल पाए थे। अब आई डोंट नो अगर इसके अलावा भी हुआ था कंडक्ट तो, बट मुझे सिर्फ इन्हीं के रिव्यूज मिल पाए हैं। आइए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। आज का वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं होगा, आज बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प है। सीधा फटाफट से सीधा क्वेश्चंस पे ही बात करते हैं, जो भी चीजें पता चलिए सीधा बात करते हैं एंड खत्म करते हैं। इकोनॉमिक्स की जहां तक बात रही, हमारे को शिफ्ट 1 के अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। जो हमको यूजुअल पैटर्न स्टार्टिंग से देखने को मिल रहा था कि 40 के आसपास क्वेश्चन एकदम डुएबल है, डायरेक्ट दे रखे हैं। 10 के आसपास क्वेश्चन है हमारे, जो क्वेश्चन हमको ट्रिकी दे रखे हैं, वो पिछले कुछ दिन से चेंज होता हुआ दिख रहा है। पिछले कुछ दिन से मेरा मतलब है पिछले 3 दिन से, यानी कि कल के दिन में भी यही देखने को मिला था, परसों के दिन में शायद ऐसा था, आई एम नॉट श्योर। कल के दिन तो डेफिनेटली ऐसा ही देखने को मिला था, आज के दिन भी यही पैटर्न फॉलो होता हुआ दिख रहा है। क्या पैटर्न है कि अब 10 ट्रिकी क्वेश्चंस की जगह सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, और सीक्वेंस बेस्ड बहुत ही ट्विस्ट करके पूछ रहे हैं कि बच्चे को क्वेश्चन ही याद नहीं रह पा रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछा था। बहुत ही ट्विस्ट करके सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन हमको पूछ रहे हैं। क्या है, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो भी इसके अंदर कवर हो रहे हैं। ऑथर्स के ऊपर 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिले। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये जो किताब है इसका ऑथर कौन है ये पूछा था। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसका भी ऑथर पूछा था। एंड ईयर भी पूछा था कि कौन से ईयर में लिखा गया है। अब ईयर जनरल थ्योरी वाले का पूछा था कि इंक्वायरी इनटू नेचर वाले का पूछा था। उन दोनों में से एक स्टूडेंट ने एक का बताया, एक ने एक का बताया, तो इसलिए मेरे को अभी श्योरिटी नहीं है, इसका कंफर्मेशन नहीं मिल पाया। बट ईयर के अंदर ऑप्शन में 1935 1936 ये ऑप्शन में थे, मतलब इतने क्लोज ऑप्शन भी हमको दे रहा है एनटीए। फिर नेशनल इनकम से कोई हमको न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिला। एडीएएस से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आया था, जो कि सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन था न्यूमेरिकल होते हुए। फिर एक न्यूमेरिकल हमको मिला था इक्वेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से। एक क्वेश्चन था कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करती है जीडीपी, जिसके ऑप्शन में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नीति आयोग, ये सारे ऑप्शन में हमको देखने को मिले थे। केस स्टडी 2 आई थी, 5 क्वेश्चन ईच। एक केस स्टडी के अंदर गवर्नमेंट बजट और बीओपी इन दोनों को मर्ज करके एक कुछ केस स्टडी देखने को मिली थी, ऑल्दो वो एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ होगा, आई एम डेफिनेटली श्योर, जिसमें फिस्कल डेफिसिट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला थे। प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड दूसरी केस स्टडी थी, जिसके अंदर एमपी एपी के रिलेशन के बारे में बात करी गई थी, और उसके अंदर ही शेप ऑफ एमपी एंड एपी कर्व के बारे में भी बात करी गई थी क्वेश्चंस के अंदर। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, जिसके ऊपर हमको लास्ट ईयर क्वेश्चन देखने को मिला था, इस साल भी इस शिफ्ट के अंदर पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट के ऊपर हमको 2 क्वेश्चन देखने को मिले। एक क्रोनोलॉजी सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन था, जिसके अंदर ऑप्शन में था पीपल बिकम थ्रिफ्टी, कंजम्पशन कम हो जाता है, इनकम डिक्रीज हो जाती है, सेविंग्स डिक्रीज हो जाती है। अब इनको सीक्वेंस में हमको अरेंज करना था, ऐसा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट से था, जिसके अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, बेसिकली डेफिनेशन दे रखी थी, एंड हमको या तो डेफिनेशन आइडेंटिफाई करनी थी कि पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की कौन सी डेफिनेशन है, या डेफिनेशन दे रखी थी एंड आइडेंटिफाई करना था ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की डेफिनेशन है, इस तरीके से। फिर एक क्वेश्चन देखने को मिला था जिसके अंदर एमआर और प्राइस इलास्टिसिटी, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमको बताना था, जिसके अंदर हमको 4 स्टेटमेंट दे रखी थी। अब इसमें से कौन सी ट्रू है ये बतानी थी। क्या स्टेटमेंट थी कि अगर एमआर पॉजिटिव है तो प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, एमआर पॉजिटिव है तो प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1, एमआर नेगेटिव है तो प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, एमआर नेगेटिव है तो प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1। ये 4 हमको ऑप्शन देखने को मिले थे। तो अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट हमको मिला था कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अलावा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज के लिए क्या यूज होता है, तो इसका आंसर था एरर एंड ओमिशन।
फिर कीन्स की बुक जो थी उसका ईयर पूछा था, कीन्स की बुक इन दोनों में से कौन सी थी, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला उसका ईयर पूछा था, वो नीचे एक स्टूडेंट ने बताया था। फिर एरिया अंडर एवीसी कर्व, इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला था। एक क्वेश्चन था कि क्लॉथ प्रोडक्शन के अंदर कॉटन जो है वो क्या है, ऑप्शन में था इनपुट, दूसरा ऑप्शन था इंटरमीडिएट आउटपुट या इंटरमीडिएट गुड, कुछ तो इन दोनों में से एक ऑप्शन था, और इसके अलावा भी ऑप्शन थे। फिर फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है, ये भी एक क्वेश्चन हमको देखने को मिला। एक क्वेश्चन हमको देखने को मिला, मतलब कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन कॉस्ट का कर्व, इनके ऊपर हमको क्वेश्चन देखने को मिले, जिसके अंदर LRAC कर्व, LRMC, इसके ऊपर सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन भी हमको देखने को मिले। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अभी सीक्वेंस बेस्ड पूछते जा रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, तो ये पैटर्न हमको चेंज होता हुआ दिखा है। जो बच्चे कह रहे हैं, मुझे बच्चे आके ये कहते हैं कि भाई आप कह रहे थे NCERT बॉक्सेस से और उससे हम इतना पढ़ के गए, उससे इतने क्वेश्चन तो आए नहीं, सीक्वेंस बेस्ड बहुत ज्यादा आ गए। तो ये पिछले 2 दिन से हमको पैटर्न चेंज होता हुआ दिख रहा है। आप इस चीज को नोट करके रहिए, अगर आपका अभी इकोनॉमिक्स का पेपर आने वाला है, सीक्वेंसेस भी आप ढंग से करके जाइए, क्योंकि अब सीक्वेंसेस पूछना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा मैच करना था डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी को, वैसा एक मैचिंग वाला क्वेश्चन था। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व जो है उसके ऊपर हमको बोला था कि शॉर्ट रन सप्लाई कर्व क्या होता है, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व डैश, और उसमें ऑप्शन में से आंसर जो था वो स्टूडेंट ने मुझे बताया, आंसर ये था शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज राइजिंग पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व विच कट्स द मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC एट फ्रॉम अबव, ये ऑप्शन था, ऐसा स्टूडेंट ने कहा। फिर शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हमको देखने को मिला। फिर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर नंबर ऑफ फर्म्स का न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, जो मैंने पहले भी आपको बताया वही NCERT के एग्जांपल में दे रखा है, उस तरीके से ही सिमिलर सा वैसा क्वेश्चन देखने को मिला। GDP MP का डेफिनेशन बेस्ड हमको क्वेश्चन देखने को मिला। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का डेफिनेशन बेस्ड हमको क्वेश्चन देखने को मिला। फिर एक क्वेश्चन था कि व्हाट डज पॉइंट आउटसाइड PPC शो, ये भी क्वेश्चन देखने को मिला। फिर MPC MPS APC APS इनका डेफिनेशन के साथ मैचिंग करने वाला हमको क्वेश्चन देखने को मिला। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर क्वेश्चन ये था कि मेजर ऑफ चेंजेस इन प्राइस लेवल्स ऑफ बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बॉट बाय हाउस होल्ड, तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर ऑप्शन था वेल्थ प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स प्राइस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होना चाहिए, एंड कस्टमर प्राइस इंडेक्स। अब इसके अंदर एक्चुअल में जो स्टूडेंट ने मुझे बताया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो ऑप्शन आया था पेपर में, उसके अंदर स्पेलिंग ये लिखी गई थी COSUNMER, एग्जैक्ट यही स्पेलिंग लिखी गई थी, इसलिए वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया कि मैं करूँ तो क्या अटेम्प्ट करूँ। ऐसा केस अगर आपके साथ होता है ना, तो आपको जो सबसे एप्ट ऑप्शन लग रहा हो उसी को अटेम्प्ट करो, एंड अगर कुछ आगे दिक्कत आती है आंसर की के अंदर, तो हम डेफिनेटली इसको चैलेंज करके इसमें हम ग्रेस मार्किंग ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ के बिल्कुल मत आना, नहीं तो आपको ग्रेस मार्किंग नहीं मिल पाएगी। फिर उसके बाद में कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम है जो कि स्पेक्यूलेटिव अटैक के लिए प्रोन है, ऑप्शन थे फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, मैनेज्ड फ्लोटिंग और फिक्स्ड फ्लेक्सिबल। तो आप बता दीजिए कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम है कमेंट करके। अगला क्वेश्चन था कि अगर गुड A 5 यूनिट बढ़ता है, गुड X 15 यूनिट कम होता है, तो MRF क्या होगा, ऑप्शन में था 0.66, 0.33, -3 और -0.66। फिर एक क्वेश्चन था कि अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ता है तो इससे इंपैक्ट क्या होगा इंपोर्ट के ऊपर, जिसमें ऑप्शन था कि इंपोर्ट कम हो जाएगा, मे और मे नॉट इंक्रीज होगा, या कोई चेंज नहीं होगा। फिर एक क्वेश्चन था कि IC कर्व जो है हमारा वो कॉन्वेक्स क्यों होता है, उसमें ऑप्शन था ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS, ड्यू टू राइजिंग MRS, ड्यू टू डिमिनिशिंग प्राइस रेशियो और ड्यू टू इंक्रीजिंग प्राइस रेशियो। फिर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर बजट सेट की इक्वेशन हमको बतानी थी, ये क्वेश्चन देखने को मिला। एक क्वेश्चन था कि जो फॉरेन एक्सचेंज वाला एक केस स्टडी था, उसी के अंदर केस स्टडी का ये क्वेश्चन है कि व्हाट डज फॉरेन एक्सचेंज इज एम्पल मीन, अगर फॉरेन एक्सचेंज इज एम्पल बोला है तो इसका क्या मतलब है। इसमें दो ऑप्शन मुझे पता चले, एक ऑप्शन है कि फॉरेन एक्सचेंज इज इनफ टू मीट डिमांड ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा ऑप्शन है कि एंटीसिपेटेड डिमांड ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेट विद एग्जिस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज। ये दो ऑप्शन है, और भी ऑप्शन देखने को मिले होंगे। फिर क्वेश्चन था कि द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, उस रेट को क्या बोलते हैं। यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स समाप्त होता है, अगले सब्जेक्ट की तरफ तुरंत बढ़ जाते हैं हम इंग्लिश के ऊपर। आप खुद इससे एनालाइज करिए और आपको जो
कंक्लूजन लगता है, जो मैं चीजें बता रहा हूँ हर सब्जेक्ट की, जो आपको लगता है कि यार ये पैटर्न दिख रहा है या ऐसा कुछ दिख रहा है, आप वो पैटर्न को कमेंट करके डिस्क्रिप्टिव जितना रखेंगे, अगर जिसका सबसे अच्छा कमेंट लगेगा उसका कमेंट मैं डेफिनेटली पिन करूंगा। नेक्स्ट इंग्लिश के ऊपर बात करते हैं शिफ्ट 1 की। मैं एक सेकंड पानी पी लेता हूं। सेम पैटर्न है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिला है, वही जो पैटर्न हमारा चलता आ रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है इंग्लिश के अंदर। वोकैब हैवी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, आरसीज, रीअरेंजमेंट्स, यही मेजर चंक है, और ग्रामर के इजी क्वेश्चंस। ग्रामर के भी बहुत क्वेश्चन पता चले, इंग्लिश का तो ऑलमोस्ट पूरा पेपर ही पता चल गया, मैं आपको बताते रहता हूँ, आप सुनते रहिए। 3 आरसी थे, जिसके अंदर से हमको थीम बेस्ड और टोन बेस्ड भी क्वेश्चन हमको देखने को मिले, 4 क्वेश्चन ईच थे पर आरसी। एक आरसी हमारा इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर था, एक आरसी हमारा सोलर रिवॉल्यूशन जो है उसके ऊपर था, और एक आरसी हमारा एक इंसान के बारे में था, मिस्टर केडल, KEDAL। अब ये केडल है कि कैडल है, जैसा भी है, उनका बारे में एक आरसी हमको देखने को मिला था। इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले आरसी के अंदर कैलोरीज बर्न के ऊपर भी हमको एक क्वेश्चन देखने को मिला था। यहां तक इसकी बात हो गई। टेंसेस के ऊपर मैचिंग के हमको क्वेश्चन देखने को मिले थे, 3 क्वेश्चन के आसपास लगभग, जो कि बहुत इजी थे। प्रेपोजिशन के 3 क्वेश्चन के आसपास हमको देखने को मिले थे, जो कि मैचिंग बेस्ड ही थे। प्रोवर्ब के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिले थे। एरर स्पॉटिंग और पोएटिक डिवाइसेस के हमको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। होमोनिम्स, होमोफोन्स के क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे, मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर डैश फिर कुछ सेंटेंस था, जिसमें ऑप्शन में रीजनेबली, टेरिबली, इनक्रेडिबली ये ऑप्शंस थे। रीअरेंजमेंट के हमको 10 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें से ज्यादातर बहुत इजी थे। 6 क्वेश्चन बहुत इजी लगे, 3 या 4 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, जिसमें से एक क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आया, ऐसा काफी 2-3 बच्चों ने बोला मुझे। फिर उसके बाद में कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चंस मैं बता देता हूं क्या आए थे। एक क्वेश्चन था, आई वॉन्ट एनीथिंग डैश द येलो लैम्प शेड बट आई डोंट हैव कैश, कॉमा बट ही डोंट अलाउ मी टू पे इट डैश चेक। 2 डैश है इसके अंदर, ऑप्शन एक है फ्रॉम कॉमा विथ, एक ऑप्शन वो है, एक ऑप्शन है एक्सेप्ट कॉमा विथ, और इसके अलावा ऑप्शंस मुझे पता नहीं चल पाए। एक क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन मेरे को बहुत ही अजीब लगा, ये क्वेश्चन का डेफिनेटली ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आप बताना ये क्वेश्चन का क्या सीन है। क्वेश्चन ये था, आई लिव इन दिल्ली फुल स्टॉप, वेयर डू यू डैश दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। डैश के अंदर का ऑप्शन है लिव विथ, लिव बाय, पुट ऑन, पुट ऑफ, ये ऑप्शन हमको देखने को मिले। अब आप बताइए इसका आपको सही आंसर लगता है तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता है, वो कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर एक क्वेश्चन था, द किंग्स यंगर सन डैश थ्रोन, फिर उसके बाद कुछ तो लिखा था, फिर रिमूव द किंग एंड ऑल हिज सपोर्टर्स सेंट देम इनटू एग्जाइल, ठीक है। डैश के अंदर हमको ऑप्शन थे अटैक्ड, मैनिपुलेटेड, असर्ब्ड, USURPED, असर्ब्ड, और अबेंडन, ये 4 हमको ऑप्शन देखने को मिले थे। फिर एक क्वेश्चन था कि स्टेट ऑफ कंप्लेक्ट परफेक्शनिज्म, इसको, इस स्टेट को क्या बोलते हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। ऑप्शन में था यूटोपिया, ट्रूइज्म, चैरिटेबल, डिस्ट्रक्टिव, ये ऑप्शंस थे। एक क्वेश्चन था कि अ पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजियस बिलीफ ऑफ और प्रिंसिपल, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन में था प्लूटोक्रेसी, एपोस्टेट, एपोस्टल, एंड बाकी पता नहीं। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम से कौन से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। मैं दिखाऊंगा तो आई गेस ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, साथ ही मैं वोकैब भी उसी के लगे हाथ ही आपको दिखा देता हूं, ढंग से समझ आ जाएगा। फ्रेजल वर्ब की जहां तक बात करें तो कॉल ऑफ अप, रन इनटू, टर्न अप, पुट ऑन अप, लुक अप टू अप, और लुक अप और लुक फॉर, ये सब हमको फ्रेजल वर्ब देखने को मिले। इसमें मैचिंग और फिल इन द ब्लैंक्स दोनों तरीके से क्वेश्चन आए थे। ईडियम्स की जहां तक बात करें, मैचिंग के क्वेश्चन हमको देखने को मिले, जो कि एलिमिनेट बहुत इजीली हो पा रहे थे। एक मैचिंग के क्वेश्चन में पहले 4 ईडियम्स थे, एन एप्पल ऑफ समवन्स आई या एप्पल ऑफ वन्स आई, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, सिटिंग ऑन समवन्स फीट, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, व्हाट इज सॉस फॉर द गूज इज सॉस फॉर द गैंडर, वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन, ये हमको ईडियम्स देखने को मिले। वोकैब के बारे में बात कर लेते हैं। एमिकेबल, एमिएबल, कॉल्यूजन, एडेंट, एडेंट का एंटोनिम पूछा था इंडिफरेंट, ये तीनों हमारे होमोनिम्स के में आए थे। पोर्टेंड, मैस्कुरेड, क्लैंडस्टाइन, इसका एंटोनिम पूछा था जो कि था ओवर्ट। फिर
इम्पर्टिनेंट, वॉलेटाइल, नेव, ये ऑप्शन में दे रखा था, नाइव भी बोलते कई लोग इसको, एसिडियस, एपोस्टेट, एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी हमारे दूसरे एक और क्वेश्चन के साथ था, मैं आपको बताता हूँ कौन से थे, और इसके अलावा मैचिंग में था ये। फिर असर्ब्ड, माइडोरेंट, कॉन है कॉन्वाइवियल, प्रोवोक्ड, एम्बुलियंट, परविश, बिरेफ्ट, साइट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ये होमोनिम्स होमोफोन्स वाले हो गए। इम्प्यूडेंट, एपोस्टल, कैप्रिशियस, फर्वेंट, लॉरल, इराटिक, इवोक्ड या रिवोक्ड, कोई एक वर्ड था इसमें से, वो स्टूडेंट को याद नहीं आ रहा था। फिर ब्लास्फेमी, प्लेगराइज एंड प्लेजराइज भी बोलते कई लोग उसको, और कॉनेशियर, ये इसके साथ में था हमारे एम्बिग्विटी के साथ में, ये मैचिंग में था ये तीनों। फिर कल्पेबल, कंसाइज का एंटोनिम पूछा था जिसका आंसर वर्बोस था। वर्बोस हमारे इस ईयर काफी बार आ चुका है, लॉरल भी आ चुका है, मेरे को ऐसे ही याद है, फर्वेंट भी वर्ड आ चुका है, कैप्रिशियस भी वर्ड इस साल आ चुका है हमारे। तो ये सब वर्ड इस साल के रिपीट हो रहे हैं। आपको ये वर्ड कुछ ही घंटों में या अगले दिन तक ये आपको एक्सेल शीट में दिख जाएंगे। वो कहाँ से एक्सेस करना है, आप वीडियो देखो एक बार, CUET 2025 का वोकैबुलरी के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, उसके अंदर सब आपको देखने को मिलेगा। फिर थेरेप्यूटिक, शरेड, फिर ये फिलैंथ्रोपी, ये सारे वर्ड्स हमको देखने को मिले जो स्टूडेंट्स को याद थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से वेरीफाई करवाने के बाद में काफ़ी वर्ड इसमें से कुछ स्पेलिंग ठीक करिए, कुछ हेडलेस किए, उसके बाद ऐसे वर्ड्स हैं। हो सकता है इसमें भी कुछ एरर्स हो, वो एरर्स हम धीरे धीरे जैसे जैसे वो लिस्ट, फाइनल लिस्ट जो आप देखेंगे उसमें आपको रेक्टिफाइड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शिफ्ट 2 के इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स के अंदर हमको कर्व बेस्ड कोई भी ग्राफ वाला कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। न्यूमेरिकल सिर्फ 3 से 4 ही थे, बाकी पूरा का पूरा पेपर हमको थ्योरी बेस्ड ही देखने को मिला था। फिर इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ वाला वो जो किताब है जो फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, उस किताब को कौन से साल में लिखा गया था, यही सेम क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो शिफ्ट के डेली वाले एनालिसिस है, ये क्वेश्चन ये आप देखेंगे तो इससे एक दो क्वेश्चन भी बन जाए ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है भाई, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपका परसेंटेज वाला एग्जाम है कि बोर्ड्स का एग्जाम जैसा है, ऐसा नहीं है भाई, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। इसके अंदर एक एक क्वेश्चन से आप बहुत बच्चों से आगे निकल जाते हो और बहुत बच्चों से पीछे भी हो जाते हो। तो उसके लिए अगर इतना एफर्ट, खाली क्या करना है भाई, खाना खाते खाते आधे घंटे का ही वीडियो देखना है, और कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं खुद बताता हूँ, कुछ कुछ के नहीं पता चलते तो नीचे कमेंट्स पढ़ लो, वहां से आंसर मिल जाएंगे। इतना ईजी है। खाली बस ये देखते ही आपके बचे हुए अगर 6 दिन में पेपर है, 6 दिन बचे शायद, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। लाइक एक दो क्वेश्चन भी अगर आ गया ना इससे, तो वो आपके लिए वसूल है देखना। और आपको कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आप टाइम निकाल के अलग से ऐसे देखो, ऐसा नहीं भाई, खाना खाते खाते देख लो और कुछ काम करते करते देख लो, ऐसे कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का 1 से 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिला। सीक्वेंस बेस्ड इसके अंदर भी ज्यादा देखने को मिले, इस शिफ्ट में भी 6 क्वेश्चन या उससे भी ज्यादा देखने को मिले। उसमें सीक्वेंस में ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सा ट्रिकी लगा स्टूडेंट को। केस स्टडी हमको 2 पूछी गई, 5 क्वेश्चन ईच। एक केस स्टडी थी हमारी जीएसटी की, जो एनसीईआरटी का सीधा बॉक्स जो है वो बॉक्स का बॉक्स दे रखा था। एक केस स्टडी हमको कॉस्ट के ऊपर देखने को मिली थी, कॉस्ट चैप्टर। एक जीएसटी वाली केस स्टडी में एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि जीएसटी किस एक्ट का कंटिन्यूएशन है, इस टाइप से, इससे सिमिलर कुछ क्वेश्चन एक देखने को मिला था। फिर मैचिंग का क्वेश्चन हमको देखने को मिला था जिसमें फॉर्मूला बेस्ड मैचिंग करना था। वैसे 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जैसे पिछली शिफ्ट में मैंने बताया ना, एमपीएस, एपीसी और ऐसे ही क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से। तो फिर एक क्वेश्चन था कि मंथ व्हेन जीएसटी वाज इनेक्टेड, वो कौन सा मंथ था, वो मंथ पूछा गया था। एक क्वेश्चन था जिसमें डीमोनेटाइजेशन का मंथ पूछा गया था, ये फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी आया था डीमोनेटाइजेशन का, तो वही डीमोनेटाइजेशन का मंथ भी पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, ये भी रिपीट हो गया सेकंड शिफ्ट में। फिर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर डेफिनेशन दे रखी थी और बताया था ये कौन से लॉ की डेफिनेशन है, जिसका आंसर था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन दे रखी थी एंड पूछा था ये किसकी डेफिनेशन है। फिर जीडीपी डिफ्लेटर के परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दे रखा था। फिर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर कुछ डेटा दे रखा था एंड हमको कैलकुलेट करना था कि न्यू क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होगी। इतना मेरे को शिफ्ट 2 के इकोनॉमिक्स का रिव्यू मिल पाया, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक कुछ चीज़ें हमको पता चल पाई हैं। इकोनॉमिक्स का जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि अब वो चीज़ हो रही है कि 10 क्वेश्चन, अब बॉक्सेस, ग्लॉसरी, इन सब से क्वेश्चन आने वाला सिस्टम जो है वो पिछले 2 दिन से नहीं दिख रहा है। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन में फंसाया जा रहा है बच्चों को। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन 10 के जितने नहीं आ रहे, वो 5, 6, 7 के आसपास आ रहे हैं। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, 1-2 दिन लगेगा इसको पूरा समझने में। उस बचे हुए 3-4 दिन में जिन बच्चों का पेपर होगा वो सबसे ज्यादा लकी लोग हैं भाई। अभी लेकिन नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा वो सब चीज भी है सोचने वाली बात।
उसके ऊपर आगे आने वाले वीडियोस में सीयूटी खत्म हो जाएगा, उसके बाद में ढंग से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, आपको अंदर के प्रोसेस समझाऊंगा। पिछले सालों में जो मैं देख चुका हूँ खुद 2022, 23, 24 सब में मैं क्या क्या देख चुका हूँ, क्या क्या चीज़ें हो चुकी है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। आपको वो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन, कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यूजुअली लोग या तो अपने मन से बना के बोल देते हैं और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो डेप्थ में नहीं घुसते, वो ऊपर ऊपर से बता देते हैं। मैं तो कोई भी चीज़ पे कवर करूंगा तो कोशिश ये करूंगा कि जितना डेप्थ में घुस सके, जितना ज़्यादा आपको अंदर तक वो बात समझ में आ जाए, उतना अंदर तक मैं कवर करने की कोशिश करूँ। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जीएटी शिफ्ट 2 के अंदर 28 मई का, जिसमें एक हमको चलो ओवरऑल पेपर पैटर्न का जो वेटेज है वो बता देता हूँ। करंट अफेयर्स से हमको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जीके के 10 से 13 क्वेश्चन कुछ हमको देखने को मिले थे, और कौन और एलआर के लगभग इक्वली क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ही इजी थे। एलआर तो बच्चों ने बोला इतना इजी हलवा क्वेश्चन कि 8वीं क्लास का बच्चा भी कर दे, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे एलआर के, अगर मैं बात करूँ तो। अब जीके के कुछ क्वेश्चंस मुझे पता चले हैं, कुछ एलआर और कॉन्ट्स के भी पता चले हैं, मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ, आप सुनते रहिए, आपको समझ आ जाएगा। और ऐसी कौन सी रिवर है जो गोवा के थ्रू बहती है, विच द रिवर विच फ्लोज थ्रू गोवा, ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिला। एक क्वेश्चन था कि कौन सा क्या सिक्किम का नेबर नहीं है, अब ये स्टेट था कि कंट्री, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा भी एक क्वेश्चन हमको देखने को मिला। हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड हमको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले, जो कि कंफ्यूजन थोड़ा सा मुझे भी हो गया कि बच्चे कुछ ना कुछ कोई ऐसा बता रहा है, कोई ऐसा बता रहा है, बट एग्जैक्ट कैसा था वो समझ नहीं आया। लेकिन एक ओवरऑल चीज समझ आई कि हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन हमको सीक्वेंस बेस्ड 2 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक डायनेस्टी के ऊपर था, जिसमें बहुत ही अजीबोगरीब डायनेस्टी जो कभी सुनी नहीं वैसी डायनेस्टी दे रखी थी, एंड एक था जो हमारा बुक्स एंड ऑथर के ऊपर था, जिसके अंदर पार्टीशन के ऊपर काफी, पार्टीशन के ऊपर शायद 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि बहुत बच्चों ने पार्टीशन बोला मुझे, तो पार्टीशन के ऊपर बेस्ड बुक्स जो है उसके ऊपर हमको एक क्वेश्चन देखने को मिला, जिसके अंदर आई गेस मैचिंग करना था, सीक्वेंस करना था कि कब आई वो बुक्स, कब वो बुक लिखी गई, पब्लिश करी गई, उसके हिसाब से सीक्वेंस करना था। बड़े ही अजीब क्वेश्चन है। और उसके अलावा हमको पार्टीशन के ऊपर शायद एक और क्वेश्चन देखने को मिला हो सकता है। बैटल ऑफ प्लासी भी एक के अंदर कहीं ना कहीं तो था, वो एक स्टूडेंट ने मेंशन किया। बुक्स की जहां तक बात करूं तो एक सीक्वेंस ऑफ बुक के अंदर कोई ग्रेट पार्टीशन बुक भी थी शायद, वो भी बैटल ऑफ प्लासी के जैसे किसी ने मेंशन किया। बुक के अंदर एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन था, वो इससे हिस्ट्री से रिलेटेड है, यही वाले से या किसी और से, वो आप एक बार पता कर लीजिएगा। उसके अंदर मनुस्मृति, विष्णु भट्टा, ये सब ऑप्शन में देखने को मिले थे। फिर हमारे चंद्रयान 3 के ऊपर कोई तो क्वेश्चन था, जिसके अंदर ऑप्शन में हमको प्रज्ञान, विक्रम, ये सब ऑप्शन में देखने को मिले थे, जिसमें सही आंसर प्रज्ञान था, ऐसा एक स्टूडेंट ने बताया। फिर एक क्वेश्चन था कि लाइंस दैट कनेक्ट पॉइंट्स ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उन लाइंस को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था हमारा कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट विल लाइन बी पैरेलल, तो उसकी वैल्यू बतानी थी, कौन सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला। कुछ टॉपिक्स बता देता हूं जिनसे हमको क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आया था, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया था, मिसिंग नंबर फाइंड करने वाले से क्वेश्चन आया था, क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन आया था, दोनों से ही आया था, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था। ब्लड रिलेशन में ऐसा था कि वो लड़की के पति की बहन का बेटा, क्या लगता है उस लड़की के, मतलब क्या हुआ, वो लड़की उसकी बुआ हुई, एक सेकंड, वो लड़की उसकी मामी हो गई ना, तो वो वाला क्वेश्चन था कि वो मामी है तो वो मामी का चाचा, भतीजा, भांजी, वो मामी की भांजा है कोई, तो वो भांजा क्या लगेगा, तो नेफ्यू हो गया ऑप्शन में, वैसे ही था, मैंने ही बता दिया, लो आंसर ही। फिर अगला क्वेश्चन था कि स्टडी ऑफ लिजर्ड्स, छिपकलियों की बारे में रिसर्च करना, स्टडी करना, उसको क्या बोलते हैं। ये इंग्लिश में होना चाहिए था, इसमें जीएटी में पूछा है। फिर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर सीक्वेंस में अरेंज करना था, हाँ हिस्ट्री का ये मिला है, सीक्वेंस में अरेंज करना था, जिसके अंदर ऑप्शन में चीजें, 4 चीजें जो थी सीक्वेंस में अरेंज करने की। एक था चंपारण रिवॉल्यूशन, प्लीडिंग ऑफ पीपल ऑफ बारडोली, BARDOLI, बारडोली, प्लीडिंग ऑफ पीपल ऑफ खेड़ा, और रोलॉक्स रिवॉल्यूशन, रोलॉक्स RAULLAUX, आई होप यही सही स्पेलिंग है, अगर सही स्पेलिंग आपको पता है कुछ और है तो आप कमेंट कर देना। फिर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर 2 टावर है, आप एक टावर के ऊपर से दूसरे वाले टावर को देख रहे हो, जिस टावर से आप देख रहे हो वो 78 मीटर लंबा है, वहां से आप दूसरे टावर के टॉप पे देख रहे हो तो आपका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर आप दूसरे टावर के बॉटम पे देख रहे हो तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वो जो दूसरा टावर है उसकी हाइट कितनी है, जिसमें ऑप्शन में क्या दे रखा था पता है,
इसका हाइट एग्जैक्ट नंबर तो निकल नहीं रहा था, पॉइंट्स में निकल रहा था। और ऑप्शन में क्या दे रखा था, 30 मीटर, 32 मीटर, 33 मीटर, 35 मीटर, ये ऑप्शन में दे रखा था। तो ऐसे क्वेश्चन यूजुअली अगर आपको लगता है ना कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले स्किप करके आप आगे बढ़ते ही रहिए। ऐसे क्वेश्चन में टाइम ज्यादा नहीं बिगाड़ने का, अगर आपका लग रहा है 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, टाइम नहीं बिगाड़ने का, पहले क्वेश्चन बाकी जो आते हैं वो करने का। फिर एक क्वेश्चन था एसोसिएशन वर्ड जो है, ASSOCIATION, एसोसिएशन वर्ड के अंदर अगर सारे वॉवल्स को एक साथ करें तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वेज है अगर हम सारे वॉवल्स को एक साथ करें। फिर एक क्वेश्चन था ये मिसिंग फिगर वाला ही, इसको मैं चलो पहले ही बता देता हूँ। मिसिंग फिगर वाला जो क्वेश्चन था वो बेसिकली ऐसा था जिसके अंदर 23, 4, 3 और 7 दे रखा था एंड ये वाला नंबर फाइंड आउट करना था। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है तो आप बताइए। फिर एक क्वेश्चन था कि एक आदमी स्टॉक मार्केट एडवाइजर की एडवाइस से कुछ स्टॉक खरीदता है और फिर वो स्टॉक मार्केट एडवाइजर के जो क्लेम्स थे वो फॉल्स निकलते हैं, तो अब उस आदमी को किसको रिपोर्ट करना चाहिए? तो इसका जवाब एक बच्चे ने कहा सेबी होगा। क्या सेबी होगा या कुछ और होगा? कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था जिसके अंदर गुजरात में कौन से ऑयल फील्ड्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन था जिसके अंदर कुछ ऑयल फील्ड्स के नाम दे रखे थे ABCD और उनके कॉम्बिनेशंस ऑप्शन में दे रखे थे कि AB, ACD, DCB, ऐसे अलग अलग ऑप्शन हमको दे रखे थे। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिला था। फिर एक क्वेश्चन था कि कौन सा स्टेट जो है वो भूटान के बॉर्डर को टच नहीं करता है। कल के ही दिन में हमको ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि भूटान के बॉर्डर को कौन सा स्टेट टच करता है, और आज ही ये देखने को मिला कि भूटान के बॉर्डर को कौन सा स्टेट टच नहीं करता है। तो इसीलिए बॉर्डर्स वाले क्वेश्चन में डेफिनेटली बहुत ज्यादा बच्चों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जीके में सब चीज मत पढ़ो यार, जो चीज से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं वही चीज से पढ़ो। हिस्ट्री डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बुक्स ऑथर से बहुत वास्ट है इसलिए मैं वो चीज रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट बुक्स ऑथर से पूछे जा रहे हैं। फिर हमारे बॉर्डर्स के ऊपर से क्वेश्चन हमको पूछे ही जा रहे हैं, बॉर्डर्स के जितने भी हैं। हमको नोबेल प्राइजेस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज की फर्स्ट शिफ्ट में, शायद आज की फर्स्ट शिफ्ट में कल के पेपर में आया था कि केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसको मिला। नोबेल प्राइज से हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और हमको ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स है जिससे ये स्पेस है, चंद्रयान, इसरो और इन सब से रिलेटेड हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। रिवर्स के ऊपर हमको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल ही रहे हैं। फिगर्स के अंदर पैटर्न वाले क्वेश्चन, LR कॉन्ट्स तो खैर इजी ही देखने को मिल रहा है। मेरे को बच्चों ने काफ़ी रिकमेंड किया, 2-3 बच्चों ने रिकमेंड किया कि अगर जो मैं भी कहता हूँ वही सेम बात उन्होंने भी कही कि आपको अगर अभी प्रिपरेशन करना है और आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से रिवाइज करूँ, कहाँ से प्रैक्टिस करूँ GAT के लिए, तो आप 13 मई के बाद अपलोड होने वाले वीडियोस को देखो, कोई भी चैनल के देखो। उन लोगों ने अड्डा के चैनल को रिकमेंड किया कि वहां से हमने देखा एंड वहां से इसमें कॉन्स LR तो बहुत ईजी थे, वो हो गए सारे के सारे उसी से। तो 13 मई के बाद जितने भी कुछ निचोड़ के वीडियोस है शायद, एंड कुछ वीडियोस है जो गेस्ट पेपर वाले वीडियोस है, तो वो वीडियोस को अगर आप देख लेंगे ना, भले ही 5-7 वीडियोस या जितने भी देख पाए, उससे आपके क्वेश्चन काफी ज्यादा बन रहे हैं, ऐसा मुझे बच्चों ने फीडबैक दिया है। अब आपके ऊपर है, आपको उनका समझ आता है या किसी का भी समझ आता है। मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन ये है कि 13 मई के बाद अपलोड होने वाले वीडियोस को देखोगे तो उसके अंदर क्या है, वो टीचर भी जानते हैं कि पेपर में ऐसा ऐसा पूछ रहा है, बच्चे बता रहे हैं, तो उसी टॉपिक से वो ज्यादा क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करवाएंगे ना सर, जो भी सर मैम कोई भी है। तो इसीलिए आप 13 मई के बाद अपलोड होने वाले वीडियोस को प्रेफर ज्यादा करो अगर आपको प्रैक्टिस रिविजन करना है। फिर एक क्वेश्चन था कि अगर आज से 3 दिन पहले सैटरडे था तो कल के 2 दिन बाद कौन सा डे होगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था ऑड वन आउट फाइंड करना था, जिसमें हमको ऑप्शन में 193, 233, 278 और एक और कुछ ऑप्शन था, ये हमको ऑप्शन में देखने को मिला था। फिर इसके अलावा तो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने कवर कर लिए। आज का वीडियो में जितना सब्जेक्ट कवर करना था इतना ही मटेरियल मिल पाया, डोमेन्स और किसी का मिल नहीं पाया। अगर आपका पेपर होता है तो आप प्लीज़ मुझे रिव्यू ज़रूर शेयर करिए। मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में। अब बहुत ही कम टाइम बचा है, CUET जल्दी ओवर होने वाला है एंड फिर ये चीज़ से भी मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगा। तो मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में। कुछ भी क्वेरी है नीचे कमेंट कर दो। तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।